नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। बिहार की सियासत के बारे में कहा जाता है कि हर एक मुद्दा अपने आप में बड़ा मुद्दा बन जाता है। इस समय चर्चा हो रही है कि बिहार में दलित नेता के तौर पर कौन बड़ा है। जीतन राम मांझी क्लेम कर रहे हैं और उन्होंने अभी हाल ही में कहा भी कि उनको झुनझुना पकड़ा दिया गया और चिराग पासवान पर भी वो दबी जुबान, खुले जबान वो हमला करते ही रहते हैं। तो इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले दीपक कोशिगवे जी हैं। दीपक जी, हमारा पहला सवाल ही यही है कि अ, अभी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का जो प्रकरण है, इसमें सबसे बड़ा दलित नेता कौन है? देखिए, ये अपने आप में एक अलग सवाल है कि सबसे बड़े नेता कौन है। जो जहाँ जैसे आपने कहा कि दलित में चिराग पासवान। देखिए, चिराग पासवान जिस तरह से की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो सीधे सीधे बीजेपी के बहुत स्ट्रांग सपोर्टर माने जा रहे हैं और मोदी के खास सम्मान भी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दलित का जो मामला होता है, दलित की पॉलिटिक्स होती है, उसमें उनके पिता से के द्वारा दिया गया जो वोट बैंक है 6%, तो उनके पिता रामविलास पासवान ने जो दलित की पॉलिटिक्स बिहार में जगजीवन बाबू के बाद की है। जगजीवन राम भी बड़े दलित नेता थे बिहार में। तो ऑब्वियसली चिराग पासवान दलित के नेता पूरे, अगर माना जाए तो बिहार के हैं थोड़ा। अगर आज आपने देखा कि वो उत्तर प्रदेश में भी अपना पैर पसारना चाह रहे हैं, अपने पिता का जन्म उन्होंने उत्तर प्रदेश में मनाया। जीतन राम मांझी की जहां तक बात है, तो जीतन राम मांझी मगध एरिया में, जिसको गया का क्षेत्र बोलते हैं, आप ज्यादातर देखेंगे कि उन्हीं सीटों पर उनकी जीत होती है। वो भी सहयोगी के दलों से, सहयोगियों के दलों से। आपने देखा कि रामविलास पासवान ने अपनी पूरी कमान, अपनी सीटें थी, चिराग पासवान को दे दी थी, अपने भाई को नहीं दी। और उस समय उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था मरने से पहले। और पारस भी उनके साथ थे। तो चिराग पासवान चीजों को लेकर चल रहे हैं और उनको सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है बीजेपी के फोल्ड से। और आपने देखा होगा कि उनका जितना परसेंटेज वोट है वो इफेक्टिव होता है, इसलिए कि जब बीच में चुनाव हुआ था और उन्होंने सारे सीटों पर अपनी उम्मीदवारी उतारी थी, तो नीतीश कुमार 47 सीट पर आ गए थे। कहीं न कहीं उनके वोट का असर हुआ था। जहां तक मांझी का सवाल है, मांझी जिस तरह की पॉलिटिक्स, देखिए परिवारवाद की पॉलिटिक्स हर दलित नेता ने किया है। परिवारवाद में जगजीवन राम ने भी किया है, अपनी बेटी मीरा कुमार को लाके। आपने देखा चिराग पासवान, रामविलास पासवान ने भी अपने दोनों भाई, भतीजे, बेटे को पॉलिटिक्स में लाकर वो उससे एरिना से बाहर नहीं आए कि वो दूसरा हाँ, दीपक जी, ऐसा देखा जाए व्यक्ति। तो जो बिहार की सियासत में खासतौर से दलित पॉलिटिक्स है, तो उसमें कम से कम कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसके ऊपर परिवारवाद का ठप्पा न लगा हो और जिसने परिवारवाद को बढ़ावा न दिया हो। एक तो बात वही ये तो मैं कह रहा हूँ, है। वही जो तो आप मैं कह रहा हाँ, हूँ, वही तो। हाँ, जो आप कह वही रहे तो मैं कह रहा हैं हूँ। दूसरी चीज ये है कि जब जीतन राम मांझी या चिराग पासवान या जितने भी ओबीसी या एससी समाज के जो बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, मतलब संख्या की बात करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि यदि मांझी जो समाज है उसकी संख्या तो पासवान समाज से कम है, तो जीतन राम मांझी के इस तर्क में कहाँ दम रह जाता है कि अगर वो ये कहे कि नहीं, हमको सीट जो है वो पासवान, चिराग पासवान के बराबर मिलनी चाहिए, एलजेपी के बराबर मिलनी चाहिए, तो ये तो खुद ही के बयानों का कंट्रोडिक्शन है। जी हाँ, एकदम सही कहा आपने कि जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी का जो स्लोगन है, उसमें तो चिराग पासवान भारी पड़ते हैं ना। और चिराग पासवान जिस तरह से चुनाव जीतते हैं और जिस तरह से वो अपने आप को फैला रहे हैं। हालांकि आप देखेंगे कि चिराग पासवान अपनी कार्यकारिणी में ब्राह्मण को भी रखते हैं और दूसरी जात को भी रखते हैं। मगर जहां तक जीतन राम मांझी का, आपने देखा कोई सेकंड लाइन बहुत तगड़ा नहीं खड़ा कर पाते। उनकी पॉलिटिक्स गया की है। गया का सीट चाहिए, कुछ 4-5 सीट चाहिए, एक बेटे को चाहिए, एक समधन को चाहिए, एक बहू को चाहिए। तो इस पॉलिटिक्स में उनका जो
उनकी जो मजबूती है वो मजबूती चिराग से जरूर कम है। आपने देखा अभी कि जो हत्या हुई अभी बलोची में, हाँ, जहानाबाद में, एक उसमें अपने वोट बैंक को बचाने के लिए अपने हृदय को भी बेचना पड़ता है, बेचा जाता है। मान लीजिए किसी की हत्या हुई या इनकाउंटर हुआ, आपने उसमें देखा कि भाई जिस तरह से चिराग पासवान दलित और ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, उससे दौड़े हुए वो चले जाते हैं और वहां मिलते हैं और भावुक होते हैं। जिस तरह ये देख रहे हैं कि ब्राह्मण मेरे पास तो आएगा नहीं, तो मेरे पास दलित का एक वोट है, दलित का वोट उसका खराब हो जाए कि वहां चले गए तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसको गलत बोलूंगा। ये भावनाओं को मारते हैं, भावनाओं को खत्म करते हैं कि मेरी भावनाएं जो है, मैं उस भावनाओं से वोट बैंक को जोड़कर देखता हूँ। तो कहीं ना कहीं आज की जो पॉलिटिक्स है, आपने देखा जिस तरह से बात अभी भी लोकसभा के टिकट बंटवारे के समय, चाहे विधान परिषद के टिकट बंटवारे के समय, चाहे विधानसभा के टिकट बंटवारे के समय, जिस तरह से ईशान राम मांझी कंपटीशन कर रहे थे चिराग पासवान से कि हमें ज्यादा मिलना चाहिए, तो नेतृत्व ने देखा कि इसके पास वोट बैंक ज्यादा है तो उन्हें 29 सीट मिला, इन्हें 4 या 5 सीट पर। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी एक बहुत बड़े दलित चेहरा नहीं है। और मैं भी देखा हूँ कि जिस तरह से उनके एरिया में आपने देखा कि एक बहुत छोटा सा मसला नहीं करते, बहुत सेंटिमेंटल मामला, दशरथ मांझी के परिवार के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। उस दशरथ मांझी ने कम से कम नीतीश कुमार ने अपने कुर्सी पर आधे घंटे बिठा दिया था दशरथ मांझी को, और इन्होंने उस कौम के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ एक बार वो गए थे उन्हें पद्म भूषण दिलाने के लिए कुछ लोगों के साथ। तो कहीं ना कहीं दलित जो चेहरा है, दलित चेहरा में अभी मैं मानता हूँ कि चिराग पासवान जरूर इनसे आगे हैं। अच्छा दीपक जी, एक चीज और है कि अभी हाल ही में जीतन राम मांझी ने एक बात कही कि जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की बात करती कि भाई एससी और एसटी वाली जो सीटें हैं उस पर एससी एसटी ही मतदाता जो है मतदान करें। आपको याद होगा कि इसका हिस्टोरिकल एक पर्सपेक्टिव भी है कि 1932 में कैसे पूना पैक्ट होता है और अंबेडकर और गांधी जी के बीच वाला। तो क्या ये जो उन्होंने एक जुमला दिया या एक जो बात कही, बयान दिया, वो बड़ा सोच समझ के कहा कि देखो बिहार की राजनीति में भले ही बहुत सारे दलित नेता हैं लेकिन इकलौता मैं हूं कि जो कम से कम हितैषी हूं। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे समाज के ही लोग हमारे लोगों को सिलेक्ट करें, इलेक्ट करें और उनका जो भागीदारी विधानसभा में, संसद में पहुंचे। ऐसा ऐसा कहने में तो कोई बुरे नहीं, कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं, मगर सवाल है कि मंशा क्या है, मन क्या है, और आप कैसे आगे बढ़ते हैं, आपके प्रति धारणा क्या है आपके वोट को। ये आपको देखना, बोलने को तो मैं कह दूंगा, बहुत कुछ कह दूंगा, मगर ये सब चीजों पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बिहार की पॉलिटिक्स में जिस तरह के बयानात देते हैं, वो जिस तरह की बातें करते हैं, जो जो बड़ी पार्टी होती है उसके साथ वो छोटी पार्टियों के जो मतदाता है वो उनके पॉलिसी पर जाते हैं कि बड़ी पार्टी है यही रहे। आप क्यों, कोई तो नहीं कहता है कि जीतन राम मांझी ही को वोट देंगे, सब लोग कहता है नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, कोई कहता है नीतीश कुमार को वोट देते देंगे, कोई कहता है लालू प्रसाद को वोट देंगे। वो कौम जो है अकेले ये कहाँ कह पाता है कि भाई वोट अगर मांझी जी को, तो मांझी जी के हाथ को मजबूत करो। आप देखिए गौर से, मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है, नीतीश जी के हाथ को मजबूत करना है, लालू जी के हाथ को मजबूत करना है। तो कोई बहुत बड़ा दलित नेता अभी बिहार में चिराग पासवान के बाद अभी तक वैसा मुझे नहीं लगता है कि बहुत रेस में है। चिराग पासवान को उनकी लेगेसी से मिला है, उनके चाचा पशुपति पारस हुए, रामचंद्र हुए, ये सब उन्होंने दलित की पॉलिटिक्स की है। ठीक है, ये मानता हूँ कि वो खुद अपने रिहेबिलिटेशन में लग गए होंगे, मगर इन नारों का, इन बातों का मतदाताओं पर कोई असर नहीं पड़ता। और कोई बहुत डायनेमिक काम अगर कोई करता हो तो मानते हैं, वैसा तो कुछ है नहीं। मगर हाँ, चल रहे हैं रामविलास पासवान
नेचुरली चिराग पासवान बड़े नेता बन गए हैं, और आज की तारीख में उन्हें जरूर, उनको समझता है लोग कि भाई इनका जो वोट, जिस तरह के रिजल्ट हुए 29 में 19 सीट जीत के, अगर वो आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके वोटर्स उनके वोट को ट्रांसफर करते हैं कि हाँ हमको इन्हीं को देना है। ये चार, हालांकि इनको भी 4-5 सीट मिलता है, तो वो 4-5 सीट में जो माझी एरिया है वहीं से जीत सकते हैं। हरिजन के नाम पर तो चिराग पासवान जरूर बड़े नेता है, जीतन राम मांझी से, भले उम्र में ना हो, मगर मामले में तो बड़े नेता है। दीपक जी, एक और सवाल है कि भरत तिवारी एनकाउंटर पे जिस तरीके से बिहार की सियासत अभी ठंडी नहीं पड़ी है, इसमें दो बड़े प्रसंग आए कि एनडीए की तरफ से, मतलब अगर बीजेपी सीएम की बात करें तो वो गए नहीं, एनडीए की तरफ से एक चेहरा चिराग पासवान के तौर पर बिलौटी जाता है और दूसरा जो चेहरा जीतन राम मांझी है वो उसकी खिलाफत करते हैं। तो यहाँ पे क्या बुनियादी जो दोनों की जो राजनीति है, जीतन राम मांझी की और चिराग पासवान की, चिराग पासवान ये मैसेज देना चाहते हैं कि यद्यपि वो पासवान बिरादरी से आते हैं और पासवान समाज में उनकी पकड़ भी अच्छी है उनकी पार्टी का, लेकिन वो सर्वसमावेशी राजनीति में भरोसा करते हैं और यहाँ पर जाकर के जीतन राम मांझी जो है अपने आप को अलूफ करते हैं। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो, वो दलित है लेकिन दलित की बात नहीं करता। वो क्या है कि इधर उधर से अपना सोशल इक्वेशन बनाने की कोशिश करता है और तुम्हारे एजेंडे को साइडलाइन कर रहा है। देखिए, जिस तरह से गुलोटी की बात आपने कहा कि चिराग पासवान वहां पहुंच गए, पहले कैबिनेट मिनिस्टर जो हुए, कोई भी मिनिस्टर हुआ वो पहले मिनिस्टर हुए वहां पहुंच गए, उनके पीछे जरूर की राजनीति थी, उनके कुछ बहुत संवेदना होगा। अगर आप किसी परेशान व्यक्ति के पास मिलेंगे तो जरूर आप भी परेशानी महसूस करेंगे, वो अलग बात है। एकदम कहीं ना कहीं वोट बैंक का मिश्रण है, और वो तो जान रहे कि मेरा वोट बैंक इम्पैक्ट है। और अगर ब्राह्मण के, आपने देखा हमेशा वो दलित और ब्राह्मण का कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ भी उनकी एक बिलौटी में वो लड़का मरा, तो पहले तो नहीं गए चिराग पासवान, बाद में गए, 10 या 12 दिन के बाद गए, वो भी अमित शाह से मिलने के बाद। तो लोगों ने समझा कि डैमेज कंट्रोल करने की बात हो रही है। मगर चिराग इधर अगर आप आते हैं जीतन राम मांझी की तरफ, इतना अमानवीय कोई कैसे हो? तो कहते हैं कि ठीक हुआ, पुलिस ने सही एक्शन लिया, पुलिस ने उसे सही मारा। और तो ये भी कहना, एक समाज में रहने के प्रति रहते हैं आप, तो आपको क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि उनका वोट बैंक बनाने का मसला है, और इनको भी वोट बैंक बनाने का मसला है। तो ये नहीं कहता हूँ कि चिराग पासवान क्यों गए, गए अच्छा किए, मगर 12 दिन 10-12 दिन तक आप कहाँ नहीं गए। पहली बार जो पहले गए, उन्होंने ना अपने वोट बैंक की परवाह की, ना अपने पार्टी की परवाह की, वो चल के अपने सहानुभूति व्यक्त कर दिए और विरोध भी दर्ज करा दिए। तो आप जिस तरह से आपने इस बिलौटी कांड में देखा, जिस तरह से नागमणि, जिस तरह से हाँ, नागमणि का नाम जीतन काफी राम मांझी इम्पोर्टेंट। जी, नागमणि ने जिस तरह के बयानात दिए, जो चार, जो केंद्र के मंत्री रहे और चारों सदनों के नेता रहे, मेंबर रहे, तो कहीं ना कहीं मानवता को उन्होंने ताक पे रख दिया। उन्होंने क्या नहीं किया, इसलिए कहा कि उनको फिर राजनीति में री एंट्री मिले अच्छे तरीके से, और मैं बीजेपी के कुशवाहा पॉलिटिक्स में आऊं, और इधर ये दलित पॉलिटिक्स में आए, और इधर ये ब्राह्मण और दलित को लेकर चले। तो कहीं ना कहीं इस सारे मसले में मानवता कहाँ दिखता है? मानवता दिखता है। अब देखिए अशोक चौधरी पहुंच गए। हाँ, अशोक अशोक चौधरी का भी चौधरी प्रश्न है। पहले कैबिनेट मिनिस्टर है, वो पहुंच गए। मैंने पहुंच कर उन्होंने 5 लाख रुपये का अपने पिताजी का ट्रस्ट से दे दिया, और वो बहुत कुछ बोल गए। नीतीश कुमार की भी बैटिंग कर दी उसके सामने, और क्या नाम है, सम्राट चौधरी की भी बैटिंग कर दी, और उनको पैचअप करने। ये क्या हो रहा है? राजनीति हो रहा है। आप निर्णय पर आइए, आपको क्या न्याय मिलता है इसको, इस पर आप फोकस कीजिए। मगर आप लोग कोई भी नेता देखिए, मैं आपको ललित जी बताऊं, 40 साल हो गया मुझे बिहार की
पॉलिटिक्स को देखे हुए किसी व्यक्ति को अंतर आत्मा से जनता की सेवा करते मैंने नहीं देखा। चाहे वो लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो, ठीक है, चाहे रामविलास पासवान हो, कहीं ना कहीं उसके पीछे वोट बैंक का आधार बनाया गया कि इसके यहाँ जाओगे तो ये खुश हो जाएगा, उसके यहाँ नहीं जाओगे तो नाराज होगा, वहां जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन राजनेताओं ने पूरी तरीके से वोट बैंक की राजनीति की है। और जरूरी भी है, वोट बैंक की राजनीति तो केंद्र में भी करते हैं, नरेंद्र मोदी भी करते हैं, सारे लोग वोट बैंक की। तो ये कहना कि फिलौटी में जाकर अब सवर्ण के लोग बाद में जाते हैं, ये सवर्ण और दलित का मामला क्यों आया? एक नौजवान का मामला है। अगर वो नौजवान ने गलती की तो उसकी सजा न्याय देगी, और उसके प्रति संवेदना है लोगों को, बहुत संवेदना है। जिस तरह से उसका इनकाउंटर हुआ या हत्या हुआ, जिस तरह से उसके परिवार के लोग आए, तो ये देखना होगा कि अब मैं ये तो नहीं कह सकता है कि गलत हुआ कि सही हुआ। ये तो अपने न्यायिक न्यायिक जांच करा रहे हैं, जांच रिपोर्ट आने दीजिए, राजनीति रिपोर्ट के बाद आएगा। मगर तमाम नेताओं का झुंड वहां अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए ज्यादा होता है, और बिहार में ये खास होता है। अगर मानिए तो हर एक राज्य में होता है। प्रधानमंत्री भी कहीं जाते हैं तो वो जब संबोधन में हर एक जातियों का नाम बताते हैं कि वो कौन है, वो कौन है, वो कौन। तो जात पात की राजनीति है, मानवता कहाँ है? मानवता है। तो मतलब ये कहना है कि जीतन राम मांझी के सामने लिमिटेशंस भी है, मजबूरी है कि कम से कम जो माझी जो समाज है वहां तक उनका जो प्रभुत्व है वो बना रहे, और किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि उसमें कोई और सेंध लगा जाए। लिहाजा वो इतना ज्यादा वोकल पासवान के खिलाफ भी रहते हैं, या वो किसी भी तरीके से कंसोलिडेट करना चाहते हैं। मतलब उनका कुल जमा पूंजी, मतलब गणित यही है कि गया और आसपास के जो इलाके हैं और जहां पे माझी समाज की संख्या है, बस उसी को इंटैक्ट रखना है, चाहे वो वहां के नेता रहे, चाहे वो बिहार के बड़े दलित नेता के तौर पर जाने जाए। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। और वो चाहते हैं। आपने देखा ताड़ी को लेकर कभी करते हैं कि ताड़ी क्यों बंद है, शराब क्यों बंद है, शराब नशाबंदी। वो जानते हैं कि माझी जो समाज है वो समाज इनसे प्रभावित है, और उस समाज के लोग काम करते हैं तो शराब भी पीते हैं, ताड़ी भी पीते हैं। इसे बार बार उनका जो बयान आपने देखा होगा, कंट्रोवर्शियल बयान जिसको कहते हैं, शराबबंदी के खिलाफ बहुत बार वो बोल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो मगध का रेंज है जहां से उनकी सीटें जीती जाती हैं, उसको तो बचाएंगे ही ना। और उसके नेता तो जरूर है, उतने उतने के नेता हैं। अगर आप कहिए कि पूरे बिहार में अगर जीतन राम मांझी बड़े नेता है तो वो नहीं है। वो उतने बड़े कल्ट को वो बना नहीं पाए। तो उस समाज के लोग उन्हें वोट देते हैं, और उसी लिहाज से 3 से 4 सीट विधानसभा में आता है, और एक आध सीट अगर दी अभी जैसे उनको मिल गया लोकसभा, तो वो मिलकर जीत जाते हैं। तो वो तो बचाना चाहेंगे। और चिराग पासवान उस पासवान के साथ साथ अपने वोट बैंक को आगे बढ़ाने के लिए ब्राह्मण के साथ भी आना चाहते हैं। आप देखिएगा रामविलास पासवान की पॉलिटिक्स, उनके अगल बगल कौन होता है? सूरजबान होते थे, रामा सिंह होते थे, इस टाइप के लोग होते थे जो सवर्ण समाज के होते। और जैसे आपको बताया, रामा सिंह भी जीतते थे। आपने देखा कि रामचंद्र और फलाना और भाई एक अलग है। तो हमेशा वो पॉलिटिक्स करते रहे हैं कि भाई सवर्ण भी आ जाए मेरे साथ। उन्होंने मुस्लिम की पॉलिटिक्स करने की भी जबरदस्त कोशिश की थी। जब आपको 2005 में जब लालू की सत्ता गई थी, लालू प्रसाद की, और उस समय रामविलास पासवान ने 27 सीट जीती, और नीतीश कुमार उनसे ज्यादा सीटों पर थे। मगर उनका क्या उनका उनकी मांग थी कि किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाओगे तो मैं सपोर्ट करूंगा। अगर ऐसा नीतीश कुमार की पार्टी ने नहीं किया था तो सरकार बनी जरूर, मगर फ्लोर टेस्ट से पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो ये एक पॉलिटिक्स अपने पिता की वो चलाना चाहते हैं। इसीलिए उसको लेकर आपने देखा उनके अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको वो लेकर
चलना चाहते हैं और अपना वोट, और जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उनका वोट उन सब उनके एक्टिविटी से सरक के मेरे पास आ जाए और मैं इसको लेकर बिहार के लेवल पर चलूं, जो इसकी अभी स्थिति अभी बनती नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि बिहार की सियासत में दो बड़े चेहरे, जिसमें से खास तौर से जीतन राम मांझी कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दलितों के जो रहनुमा हैं, वो खुद हैं। हालाँकि फैसला तो जनता को करना है कि आखिरकार कौन नेता, दलित समाज का कौन वो नेता है, जो सबसे बड़ा है। ये अल्टीमेटली पब्लिक को फैसला करना है, वोटर्स को फैसला करना है। लेकिन बिहार की सियासत में इस समय ये चर्चा चल पड़ी है कि आखिरकार दलितों का सही मायने में हितैषी कौन है। तो ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप अपने कमेंट और सुझाव को इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।